नमस्कार दोस्तों, राहत की आवाज पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। किस तरह से पार्टियां जो है लोगों को घोषणा पत्र लेकर आएंगी और लोगों से वोट के बीच में जाएंगी, क्योंकि अभी चुनाव 1 अक्टूबर को निर्धारित हो गया है, होना है। और उसके बाद हम खासकर चर्चा करेंगे रोहतक की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर। हमारे साथ है चंचल नांदल, उनसे हम हरियाणा की राजनीति के बारे में कुछ जानेंगे। वो आपने कई टीवी पर भी देखा होगा, कई चैनलों पर देखा होगा, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनसे जान लेते हैं कि चुनाव है, उनका अनुभव है, कई चुनाव उन्होंने देखे हैं, इसको लेकर बारीकी से जानने की प्रयास करते हैं। चंचल नांदल जी, स्वागत है आपका हमारे जी। नमस्कार जी। आपका भी यहाँ स्वागत है कि आप जो है आज हरियाणा की इतनी बड़ी बात आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और आपका चैनल जो है लोगों को ये बात बताएगा आज कि हरियाणा में क्या हो रहा है। तो चंचल जी, पहले बात कर लें 2019 के चुनाव और 24 में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि पार्टियां भी बढ़ी हैं। अभी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो 2019 था उसका चुनाव टोटली जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला था। साथ में फिर कुछ सिनेरियो थोड़ा चेंज ही हो गया कि नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनी थी और जननायक जनता पार्टी बनने से जो उन्होंने क्या किया कि 3 से 4 एमएलए तो उनके खुद के थे, 6 लोग कुछ ऐसे आ गए जिनको या तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और जेजेपी उस इंतजार में बैठी थी, उन्होंने उसको टिकट दे दिया और वो बन के आ गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो हालात आपने देखा उसके हालात अब ऐसे हैं कि लोकसभा में टोटल ही 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी की तो 70,000 के करीब वोट आए हैं और 5-5 पे अपनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो कि दोनों पार्टियों ने जी तोड़ ताकत अपनी लगा दी है। और ताकत भी क्यों लगाई है कि दोनों पार्टियां 5-5 सीटों पे खड़ी हैं और अगर उनका विधानसभा का नतीजा भी देखें तो 50-50 वाला मान के चलो। तो अब उस 50-50 को 60 में कौन कन्वर्ट करेगा, ये जो है ये देखना अभी बाकी है। 50 जो 50-50 उसको 60 पे 65 पे परसेंटेज कह रहा हूं मैं, कौन सी पार्टी कन्वर्ट कर पाएगी ये अब जनता का मूड बताएगा। हालांकि जो स्थिति आज के दिन ये है कि अगर हम जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं यहाँ रोहतक विधानसभा में, यहाँ की स्थिति तो कांग्रेस के पक्ष की है। जैसे बात कर ले हरियाणा के पूरे क्षेत्र में, जैसे जननायक जनता पार्टी है, विधायकों के इस्तीफों की जो है झड़ियां लगी हैं, पार्टी को छोड़ने वालों की झड़ियां लगी हैं। इस तरह से बीजेपी का भी माहौल, कई नेता जो है बदले हैं, कांग्रेस का पल्ले गए हैं। देखिए, जो जननायक जनता पार्टी वाले तो पहले ही छोड़ के जा चुके थे एक तरह से। सिर्फ एक अपवाद है अनूप धानक जी, उसके अलावा तो सबने अपनी स्थिति पहले क्लियर कर दी थी। और जो स्थिति क्लियर करी थी वो अब वो इस्तीफे के रूप में इसलिए आगे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लगी, उन्होंने अपना इस्तीफा देना मुनासिब समझा। नहीं तो वो पहले ही बागी हो चुके थे और दादा गौतम है वो पहले बागी हो लिए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा तो हालांकि उन्होंने अब भी नहीं दिया है, दादा गौतम ने तो 3 लोगों ने दिया रहा। उनमें सिर्फ एक अपवाद और एक आश्चर्यचकित करने वाला था अनूप सिंह धानक जी का इस्तीफा जो था। और भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति है वो ये है कि भी उनका मंथन चल रहा है। आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि भी आज की अगर हम लेटेस्ट अगर हम बात करें दोनों पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, पहले हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रमुख पार्टियां हैं। उसके बाद हम बाकी 2 पार्टियों की बात करेंगे, 2 या 3 पार्टियां जो हरियाणा में सक्रिय हैं। अगर हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से तकरीबन 2600 लोगों ने जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अपना जो है एक अनुमोदन किया है कांग्रेस को, और उसको लेके बैठकों का दौर कांग्रेस का जारी है। उम्मीद ये है कि एक फार्मूला तो ये बन सकता है कि जो 28 सीटिंग एमएलए हैं भाई किरण चौधरी के जाने के बाद, और तो स्थिति ये हो गई कि भाई उनके पास जो है 28 रह गए। तो जो 28 के 28 एमएलए हैं वो उनको टिकट सीधी दे दी जाएगी, ताकि जो कम से कम फिर 60-62 सीटों पे उनका जो है एक जो गधा मुसली, हरियाणा में कहते हैं गधा मुसली मचेगी। अब स्थिति ये है कि अगर हम कांग्रेस की पूरी बात कर लें तो कांग्रेस जो हाईकमांड है उसने जो है जो मुख्य 2-3 जो नेता थे उनको एक इशारा कर दिया है या उनको एक ताकीद दे दी है कि भाई आप लोगों को जनता के बीच एक दूसरे के विरोध में कोई बात नहीं करनी है, आप एक मंच पे आएंगे। और टिकटों को लेके भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जितने धुरंधर नेता हरियाणा के उनमें समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है।
बात कर ले हरियाणा के, जिस तरह से आपने कहा कि समन्वय बनाने की बात कर रही है, बीजेपी की भी कर रही है, बीजेपी भी, लेकिन बीजेपी की जो 10 साल की एंटी कमेंसी नहीं होगी, और एक बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलेगा? जिस तरह से भजनलाल का परिवार भी बीजेपी में है, बंसीलाल का भी, तो देवीलाल का भी कुछ परिवार के हिस्सा जो है कुछ अलायंस में रहा है, कुछ उनके साथ में रहा है, कुछ एक जो चौधरी रणजीत सिंह है वो बीजेपी में है, लेकिन वो आंख दिखा रहे हैं कि टिकट नहीं मिली तो मैं खुद निर्दलीय या चुनाव लड़ूंगा या दूसरी पार्टी में। इनका लाभ मिलेगा या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? देखिए, आज के दिन जब 10 साल का शासन हो लिया, जब हम बात करें 2014 में जब कांग्रेस का शासन गया तो 15 सीटें कांग्रेस, 14 सीटें कांग्रेस की आई थी, हालत खराब थी। और वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है, जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी हो जाती है। और हरियाणा के इतिहास में ये काफी लंबे समय से 5-5 साल का राज चल रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर 10 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, चाहे वो कोalition में दिया। जो कांग्रेस का दूसरा टर्म था वो भी आपसी समझौते से कुछ बाहरी विधायकों ने, कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था, उसके बल पे सरकार बन गई थी। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि आज के दिन कांग्रेस की टिकटों के लिए ज्यादा मारामारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी हालांकि ये कह रही है कि भाई उनके यहाँ अभी तकरीबन 2600 से 3000 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, और 300 की एक शॉर्ट लिस्ट करके लिस्ट ऊपर हाईकमांड को भेज दी है। और आप ये जो इनकी बात हम कर लें, जो कुलदीप बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई का सारा जो उनका जन समर्थन, सारी ताकत सिमट के आदमपुर पे आ गई है। सिर्फ एक सीट पे उनका असर है आज के दिन अगर देखते हैं तो। रही बात रणजीत की, तो रणजीत जी ने 5 साल राज भोग लिया, वो अभी भी ताजा ताजा हिसार लोकसभा से आ रहे हैं, और वहां रानिया में उनका टफ मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस जो 5 साल पीछे और जोड़ लो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से वो मुख्य धारा में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो उनको झेलना पड़ेगा। और रही बात जो किरण चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में जाने से, वो बंसीलाल के परिवार से हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में चलेगी, तो हो सकता है कि उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने तोहफे के तौर पर राज्यसभा सीट दे दी, और हो सकता है उनकी पुत्री को जो है तो शाम से टिकट दे दें। अभी सारी चीजें छुपी हुई है, जब टिकटें आउट होनी शुरू होंगी तकरीबन 31 तारीख के आसपास, जब चीजें स्थिति स्पष्ट होगी। तो माहौल क्या नजर आता है? क्योंकि ये तो पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं, राज रहा है इनका। उसकी एक और बात कर लें, आप और बात कर लें, 2014 में 10 साल कांग्रेस को हो गए थे। 10 साल वो जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। यहाँ थोड़ी सी बदलाव हुआ है कि 9.5 साल जो है मनोहर लाल खट्टर रहे, अब नायब सिंह सैनी है, लेकिन 10 साल में कितना देखते हैं? क्योंकि पहले 5 साल के बाद 40 पे कांग्रेस आ गई थी, 40 पे बीजेपी आ गई थी, फिर उसके बाद साफ हो गई थी, कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो अब 24 में किस तरह का देखते हैं आप परिस्थितियां? जो परिस्थितियां आप मानिए कि 2014 में हुई थी, तकरीबन वैसी परिस्थितियां होने वाली है। भाई इक्का दुक्का सीट कम फालतू हो सकती है। भाई उस टाइम कांग्रेस की 15 थी, अब बीजेपी की 20 हो जाएंगी। और जो ये अलग से जो फैक्टर है, जो इनलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि जो हरियाणा का जो एससी वोटर है उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। अब आप यूपी, अब लोकसभा का ताजा चुनाव हुआ है, अगर ये बात होती कि बीएसपी से कोई करिश्मा कर पाती, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनाधार, अगर बात करें पिछड़े वोट बैंक का या दलित वोट बैंक का हम जनाधार की बात करें, तो उसका सारा जनाधार बीएसपी के पास था। लेकिन वहां बीएसपी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई। हालांकि इनलो और बीएसपी का गठबंधन इससे पहले भी हुआ है, उस टाइम में कोई खास ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए थे। तो एक ये कोशिश है उन दोनों पार्टियों की। जो एक चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारे। अभी जो कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की सीढ़ियों से चढ़ के सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, हालांकि अच्छे वोट मिले, लेकिन वो सारा, मैं वहां खुद उस क्षेत्र में गया था, वो आम आदमी पार्टी, वहां कोई वोट बैंक नहीं था, वो सारा वोट बैंक कांग्रेस का था और कांग्रेस का समर्थन ही था। तो अब आम आदमी पार्टी और इनलो बीएसपी इस स्टेज पे खड़े हैं कि जो लोग यहां से कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, मान लीजिए हर हल्के में 4-4, 5-5 लोग मजबूत आदमी टिकट मांगने के लिए तैयार है, और उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे भी लगा रखा है। तो दाव पे लगा रखा है, तो वो दाव लगाने की वजह से हो सकता है कुछ लोग बीएसपी से टिकट ले आए, कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी से टिकट ले आए, और ये मान के चलिए कुछ लोग, लेकिन
एट द एंड, अगर हम एट द एंड आखिर की बात करें, तो वो 2-2, 4-4 सीटों पे सिमट सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक प्रदेश में एक माहौल इस तरह का है, क्योंकि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद लोग दुखी हैं। शहरों की बात करें तो जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स है, आईडी है, और निगम में काम नहीं हुए, परिषदों में काम नहीं हुए, लोगों के हालात खराब रही है, रोड टूटे हुए हैं, तो ये सारी चीजें अभी लोग पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक क्या होता है कि नई उम्मीद बनती है जब नई सरकार आती है। जब भारतीय जनता पार्टी आई थी 2014, जब भी लोगों को उम्मीद बनी थी कि अभी नई सरकार आ रही है तो हम इसे काम कराएंगे, वही एक उम्मीद होती है। जहां जब बदलाव के साथ उम्मीद की नई किरण निकल के आती है, और उसी को देखते हुए हम ये उम्मीद करेंगे जो कांग्रेस को एक अच्छा सेटबैक, बढ़िया जो है पीछे से लोगों का समर्थन मिलने वाला है, जिसका नतीजा ये होगा कि सत्ता में की तरफ कांग्रेस के कदम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, अब रोहतक की बात करेंगे। रोहतक विधानसभा को लेकर, रोहतक विधानसभा में 5 साल का जो है सरकार में कार्यकाल रहा है मनीष ग्रोवर का, पूर्व विधायक हैं, और 5 साल का भारत भूषण बत्रा है जो वर्तमान के विधायक हैं, उनका रहा है, क्योंकि वो भी कांग्रेस रही है जब सरकार थी, तब मंत्री जो है विधायक थे, ये मंत्री रहे। तो किसका कार्यकाल अच्छा देखते हैं और किस तरह का मुकाबला देखते हैं कि यहाँ पर होने जा रहा है रोहतक? देखिए, अगर हम पिछले जो कार्यकाल है उनकी बात करें, तो जब कांग्रेस का कार्यकाल 2005 में कार्यकाल कांग्रेस का शुरू हुआ, और 2004-05 से लेके 2013-14 तक जो 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, तो रोहतक को पूरे तरीके से रीडेवलप कर दिया गया था, मेरा मानना है। सड़कें, बाईपास हैं, और चीजें हैं, IIM आया यहाँ पे रोहतक में, और एक यूनिवर्सिटी बनी, सुपोवा यूनिवर्सिटी बनी, उसके अलावा भी इंडस्ट्रियल हब बना बहुत बड़ा शहर से बाहर, और नई कॉलोनीज आई, शहर में जितने एरिया थे उसको सारे को रीडेवलप किया गया, नई सड़कें बनी, सारा काम हुआ दोबारा से। और जब वो सरकार गई तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भी कुछ काम हुए, हम उसको नकार नहीं सकते भाई। शहर के बीच से एलिवेटेड ट्रैक बनाया, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना, हालांकि उसका विरोध भी हुआ है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो काम अगर हम उसको परसेंटेज में बांट दें, तो जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा उसमें ज्यादा काम हुए हैं, मतलब 70% ज्यादा। इनका 30% दूंगा मैं, उनको 70% दूंगा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 70% दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को 30% दूंगा। इसका कम होगा रेशो, इसका कारण क्या है 70-30 देने का? कौन कारण? तो मुख्यमंत्री रोहतक से था, भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से, कलोई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो रोहतक से थे, तो उसका एक बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि MLA भी रोहतक से हो गया, मुख्यमंत्री भी रोहतक से हो गया, और एक मनसा थी उनकी भी काम करने की कि रोहतक को हम चमका दें। क्योंकि आप इससे पहले देखते हैं ना, एक ट्रेंड सा है, उधर आप हिसार में देखेंगे तो भजनलाल बने तो उन्होंने हिसार को चमका दिया, उधर बंसीलाल बने तो उन्होंने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि भाई बंसीलाल का नारा था, भाई भिवानी के आखिरी टेल तक मैं पानी पहुंचा दूंगा, वो पहुंचाया उन्होंने, क्योंकि वहां पानी की जरूरत थी उस टाइम, वही विकास था, रोडें भी बनाई, सारे काम किए। और यहाँ जो एक रोहतक, हमने तो रोहतक को बड़े यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हैं। रोहतक को बहुत पिछड़ा हुआ था, बाईपास नहीं थे, बढ़िया रोड नहीं थे, तो पहले राजनीति का शिकार भी रहा है, क्योंकि सत्ताएं जो यहाँ भिवानी रही है, सिरसा रही है, हिसार रही, तो पिछड़ेपन का भी, हालांकि मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन जो ताकत एक मुख्यमंत्री के पास है काम करने की, वो मंत्री के पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, हम समान विकास करवाते हैं 90 के 90 हलकों में, तो फिर रोहतक में ऐसा क्यों पिछड़ा? आपसे आपने कहा कंपैरिजन किया है मैंने, भाई कांग्रेस के टाइम में 70% काम हुए, अब 30% कंपैरिजन किया है। भाई काम तो जो मंत्री या मुख्यमंत्री या MLA बनता है, कोशिश उसकी रहती है, को अपवाद ये कहा था कोई MLA रहता होगा कि भाई नहीं करवाना चाहता, जिसको राजनीति आगे नहीं करनी, नहीं तो हर विधायक की, हर लोकसभा के मेंबर की ये रहती है कोशिश कि वो अपने क्षेत्र में काम करे। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अच्छी तरह काम करा सके। वो तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 10 साल का रहा है ना। अभी मुख्यमंत्री करनाल से थे, कहने को तो उनका जन्म रोहतक है, लेकिन भाई हम अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उनका विधानसभा क्षेत्र करनाल था, मनोहर लाल खट्टर जी का। और यहाँ तो फिर एक तो MLA, एक राज्य मंत्री विकास कराए, मुख्यमंत्री विकास कराए, फर्क होता है उसमें। तो वही उसी फर्क को जो है देखना, जो आपने पूछा उसका सवाल का जवाब ये था।
हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी काम नहीं हुए, काम तो कोई भी, इससे पहले सेठ किशन दास रहे थे विकास पार्टी के समय में, उन्होंने भी काम कराए। तो कोशिश मैं कहता हूं हर अच्छे विधायक की कोशिश रहती है कि वो काम कराए, लेकिन कोई बाजी मार ले जाता है, किसी के कार्यकाल में काम कम होते हैं। चलो एक बात कर लेते हैं, कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकता है बीजेपी की तरफ से जो रेस में हो, कि जिसको टिकट मिलने की संभावना ज्यादा हो? देखिए, जो हम भी आपकी तरह लोगों से सुनते हैं और लोगों से बात करते हैं, विभिन्न पार्टियों के लोगों से मिलना जुलना रहता है, लोकल रहते हैं, तो मुख्यतः 3 नाम जो हमारे सामने, आपके सामने भी आए होंगे। मनीष ग्रोवर, एक डॉक्टर साहब हैं आदित्य बत्रा, उनका नाम है, एक मनमोहन गोयल जो पूर्व में मेयर रहे हैं, उनका नाम है। तो 3 लोगों का तो वहां से नाम है। तो इनमें से कौन सा मजबूत है जो जिसको पार्टी मिलने के चांस ज्यादा? देखिए, टिकट मिलने को तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, हम दूसरे स्टेटों की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है एक्सपेरिमेंट करने की। जैसे 50% टिकटें तो काट देती है हर बार। पिछली बार भी देखो कितने बड़े बड़े लोगों के, विपुल गोयल की और राव नरबीर सिंह की, और न जाने कितने सिटिंग मंत्रियों की टिकट काट दी थी। तो यहाँ तो फिर भी हारे हुए एमएलए, टिकट काटना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी रोहतक में नया एक्सपेरिमेंट करे, तो नए आदमी को टिकट दे सकती है, और अगर नहीं चाहती होगी तो पुराने मनीष ग्रोवर बैठे हैं। ये तो अब उनको डिसाइड करना है कि भाई किसको टिकट देना है, लेकिन मुख्यतः 3 लोगों के नाम यहाँ चल रहे हैं। और वैसे तो 1-2 नाम और भी हैं, टिकट अप्लाई तो हो सकता है 30-40 लोगों ने किया हो, लेकिन जो मुख्यतः 3 लोगों की बात है जिनके बीच में टिकट रहनी है। तो कांग्रेस में क्या विधायक की टिकट दोबारा से मिल जाएगी या कुछ? कांग्रेस का तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस का तो सीधा फार्मूला है कि विधायक की टिकट ना के बराबरी काटते। कोई का दुक्का कोई ऐसा विधायक जो बागी हो गया हो या कुछ हो गया हो, उसकी तो टिकट काट दे। नहीं तो ये जो 28 एमएलए हैं, इनकी यूं टिकट 90% है कि आएगी। और आज भी अखबारों में ये भी चल रहा है कि रोहतक सोनीपत झज्जर के तो 100 के 100 जो सिटिंग एमएलए है उनको टिकट मिलने वाली है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं, जैसे कांग्रेस में भी हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो इसमें आप कह रहे हैं सिटिंग की नहीं कटेगी, तो उसमें क्या कुछ एज फैक्टर भी आ सकता है? आपको थोड़ी सी ज्यादा ना, मुझे लगता नहीं। तो आपकी बार तो कहने का मतलब ये है कि भाई हो सकता है एट द एंड आनंद दांगी को टिकट दे दे। हालांकि बलराम दांगी आगे किया हुआ है, लेकिन तो जाएगी तो घर में ही टिकट ना, इसलिए मैंने कहा तो ज्यादा सा, क्योंकि महम में भी, क्योंकि आज आप बात रोहतक की कर रहे हैं इसलिए महम की बात तो मैंने उठाई नहीं। तो महम में भी आनंद दांगी या उनके बेटे के आसपास टिकट रहनी है, उससे बाहर जाएगी नहीं। तो आम आदमी का जिक्र कर लें, उसमें भी कई प्रत्याशी हैं, जेजेपी के भी कई प्रत्याशी हैं, वो करते हैं। तो किस में हो सकता है? रोहतक को लेंगे। रोहतक को आम आदमी पार्टी में 2-3 आदमी हैं जिनकी टिकटों में बात चल रही है, उन्हीं में से एक को टिकट दी जाएगी। और आम आदमी पार्टी जो है अभी नई पार्टी है, उनके कैंडिडेट भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपना स्थान यहाँ बनाए, और वो देखते हैं किसको टिकट आती है, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। पूर्व पार्षद भी हैं, एक पार्टी के महासचिव पद पे हैं शायद, वो भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। तो देखो किसका किसी किस्मत खुलती है। हालांकि दोनों जनसंपर्क बनाए हुए, दोनों क्या सारे जनसंपर्क बनाए हुए हैं, कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं दिन से रात तक, भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगे हुए हैं। तो अब ये डिपेंड, टिकट आने के बाद जो है ना स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा है। उस टाइम हम आपको बता भी सकते हैं कि भाई स्थिति वैसे तो यहाँ कांग्रेस मजबूती में है आज के दिन, क्योंकि रोहतक सोनीपत झज्जर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ माना जाता है, और सोनीपत में इक्का दुक्का कोई सीट छोड़ दें, नहीं तो तकरीबन जो यहाँ सीटें हैं सब में वर्चस्व कांग्रेस का रहने वाला है, और पहले भी रहा है, विपक्ष में भी थे जब भी रहा है। ठीक है, धन्यवाद चंचल नांदल जी, आपने इतना समय दिया। नमस्कार। ये थे हमारे साथ चंचल नांदल, जो बारीकी से राजनीतिक आपको जो है चर्चाएं करी। इन्होंने बताया कि किसका पलड़ा मजबूत है, कौन किस पर भारी है, किस जो पूरे 10 साल का कार्यकाल भी इन्होंने जिक्र किया, और रोहतक को लेकर इन्होंने खास चर्चा की, पूरे हरियाणा के बताए। आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।